फाइन स्टूडेंट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, लेक्चर नंबर 19। और आज की क्लास में ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो अभी तक क्या क्या यूनिट कवर हुआ है इस क्लास में? फर्स्ट यूनिट यूरोपियंस एंड देयर ट्रेडिंग कंपनीज, अराइवल ऑफ यूरोपियंस एंड देयर ट्रेडिंग कंपनीज, फर्स्ट यूनिट कंप्लीटेड। सेकेंड यूनिट क्या है? एंग्लो इंडियन स्ट्रगल्स, कंप्लीटेड। थर्ड यूनिट क्या था? रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट, कंप्लीटेड। और ये जो फोर्थ यूनिट है दैट इज योर ब्रिटिश पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ब्रिटिश पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को हम लोग देखने जा रहे हैं। बट एक चीज़ जरूर मैं बोलना चाहूँगा, जो रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स में हम लोग पीजेंट रिवोल्ट जो किए थे, तो पीजेंट रिवोल्ट में ब्रिटिश प्रोग्राम और पॉलिसी भी था वहाँ पे, एग्रीकल्चर से संबंधित। तो बिल्कुल ये जो मॉड्यूल पढ़ा रहे हैं, ये जो यूनिट पढ़ा रहे हैं, इसका कुछ अंश तुम रिवोल्ट एंड मूवमेंट में ही पढ़ चुके हो। स्पेशली वही जजमानी सिस्टम जो कि इंडिया में पहले चलता था, फिर इजादारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रोतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। दिस आर द एक्चुअली ब्रिटिश प्रोग्राम एंड पॉलिसी फॉर द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। तो वो भी इसी के हिस्सा आएगा, इसी यूनिट के अंदर आएगा। चूँकि मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि वो भी आएगा। अब दूसरा देखते हैं तो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ब्रिटिश यहाँ पे आया एज अ ट्रेडिंग कंपनी। तो ब्रिटिश तो यहाँ पे आया ट्रेडिंग कंपनी के रूप में, और वही ट्रेडिंग कंपनी विद द बैटल ऑफ प्लासी, विद द बैटल ऑफ बक्सर, वही ट्रेडिंग कंपनी एक सॉवरेन एंटिटी बन गया। यानी कि अब वो देश चलाएगा। तो देश चलाने के लिए समझ होना चाहिए, देश चलाने के लिए आपका इस तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। तो इस क्लास में बेसिकली हम लोग यही समझने जा रहे हैं कि जो बनिया का जो ट्रेडिंग क्लास था, जो बनिया क्लास था, मर्चेंट क्लास था, ये इंग्लिश वाले लोग सब जब इंडिया आए, तो इंडिया जब आए तो किस तरह का प्रोग्राम और पॉलिसी को, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह का चीज़ों को उन्होंने लेके चला है देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को गवर्नेंस करने के लिए। समझ पा रहे हो ना? तो आज का जो टॉपिक होगा दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पार्ट 1, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 भी जानने वाले हैं। देखो सिलेबस देखो स्टूडेंट, तो जो भी तुम देखो एरा ऑफ कंपनीज का, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बक्सर हुआ, तो ये एरा ऑफ कंपनी में आखिर ब्रिटिश कैसे अपने आप को कंडक्ट किया विद द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, वही स्ट्रक्चर को हम लोग जानने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे समझो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल, इसको दो फेज में डिवाइड कर सकते हो। एक फेज कंपनी रूल के अंदर, जो कि जानते हो कि 1765 से कंपनी रूल शुरू हुआ है कंट्री में, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद तो ब्रिटिश को तो अच्छा खासा दीवानी राइट्स मिल ही गया, बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, मुगल एम्पायर से। समझ पा रहे हो ना? हाँ। तो ये रहेगा तुम्हारा कंपनी रूल के अंदर, यानी कि 1765 से लेकर 1858 तक, क्योंकि हम जानते हैं कि 1858 में क्वीन प्रोक्लेमेशन होता है, और उसका जो इंडिया में जितना भी है भारत, जितना भी बड़ा भारत है, वो डायरेक्ट तुम्हारे ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाएगा। दैट इज अंडर द ब्रिटिश क्राउन। 1858 से लेके 1947 तक आया समझ में? तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि ये जो आप पीरियड देख रहे हो 1765 से लेके 1858 तक, क्योंकि 1857 में बहुत बड़ा रिवोल्ट हो गया, रिवोल्ट ऑफ 1857, और इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलाएगा देश को, अब खुद ब्रिटिश चलाएगा। समझ रहे हो ना? अब ब्रिटिश चलाएगा। देखो यहाँ पे ये जो पीरियड देख रहे हो, ये जो कालखंड देख रहे हो, इस पीरियड में कई कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए हैं इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, इन द फॉर्म ऑफ चार्टर एक्ट। जो मेन जो नेचर था, आखिर क्यों चेंज हुआ और क्यों ये सब को लाना पड़ा, इस स्ट्रक्चर को क्यों लाना पड़ा, तो मेन रीजन है टू सर्व द ब्रिटिश इंटरेस्ट। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि ब्रिटिश कुछ भी चीज़ लेके आया है तो अपना इंटरेस्ट के लिए लेके आया, अपना उसका वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लेके आया वो। हाँ, मगर एक चीज़ तो हुआ कि ये जो भी परिवर्तन लाया है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स में, इसके वजह से जो हमारा इंडिया का पहले वाला जो व्यवस्था था, उस व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन तो जरूर आया है। पहले राजा हुआ करता था, हाँ, उसके मंत्री हुआ करते थे, फिर परिषद हुआ करता था, ये व्यवस्था टूट गया अब, क्योंकि नया व्यवस्था अब कायम होगा। अब गवर्नर जनरल बनेंगे, अब उनका काउंसिल बनेगा, समझ रहे हो ना? हाँ, अब जुडिशरी बनेगा,
अब ऑल टुगेदर डिफरेंट एक अलग इस्टेब्लिशमेंट होगा भारत में। पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम होगा भारत का डिफरेंट होगा, बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश। आ रहा है समझ में? तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया स्टूडेंट जो मैंने कहा है, समझो बात को। दिस पीरियड्स विटनेस ए प्लिथोरा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चेंजेस वर टू सर्व द ब्रिटिश इंटरेस्ट, but these changes also introduce element of the modern state into India's political and administrative system। समझ गए ना? जो पहले जो भारत का जो व्यवस्था था वो अलग हो जाएगा, नया नया चीज़ भारत की व्यवस्था में जुड़ेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल फॉर्म में हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में हो। तो देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज के क्लास में। कॉन्स्टिट्यूशन जो डेवलपमेंट हुआ है 1765 से लेके 1858 तक, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 1765, बताओ कौन लेके आए थे ये डुअल गवर्नमेंट? कौन लेके आया था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। निजामत राइट्स और दीवानी राइट्स पढ़े हो, जब बताने की जरूरत नहीं है मुझे ज़्यादा, इसमें पढ़े हो ना ये चीज़। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में यही हुआ सबसे बड़ा चीज़। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। पहले सभी गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ योर बॉम्बे। अब जो गवर्नर ऑफ कलकत्ता जो है वो अब गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता बन जाए, यानी कि वो सबसे हेड हो जाएगा। अब बाकी जो दो गवर्नर बैठा हुआ है नीचे वो सबऑर्डिनेट हो जाएगा उसका। इसके वजह से कन्फ्लिक्ट होगा ना, क्योंकि नीचे मराठा वार भी चल रहा है और लोग अपने मन से ट्रीटी करेगा, ऊपर से सब इनवैलिड बताया कि नहीं हो सकता है क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है। आ रहा है समझ में? 1773 का उसका एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया 81 में, पढ़ोगे थोड़ी देर में इसमें। पीट इंडिया एक्ट 1784, हाँ उसका फिर चार्टर एक्ट भी है 93 का, 1813 का, 1833 का और 1853 का, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने जा रहे हैं। तो चार्टर एक्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में पूरा फोकस करेंगे डुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 1765, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पीट इंडिया एक्ट ऑफ 1784, समझे ना। और इस बीच में और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि हम लोग देखने जा रहे हैं इस क्लास में। अब बाकी जो क्राउन रूल है वो जब पढ़ोगे कॉन्सेप्ट तब समझ में आएगा ये सभी चीज़। जब इसके लिए तुमको इंडियन नेशनल मूवमेंट पहले समझना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से इंडियन नेशनल मूवमेंट बढ़ेगा आगे उस हिसाब से प्रेशर क्रिएट होगा और सरकार कुछ कुछ रिफॉर्म्स लेके आएगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, क्योंकि देश में कुछ हो रहा है तभी तो ये होगा इस तरफ। आगे देखो, पहले समझो बात को। जो हमारा ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम था, ब्रिटिश आने की वजह से ये पूरी तरीके से डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया। एग्जाम्पल देखो, भारत का जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसमें सबसे बड़े जो होते थे पद पे वो किंग होते थे। किंग का अपना मंत्री हुआ करता था ना, मंत्री मतलब कैबिनेट टाइप का। परिषद हुआ करता था, परिषद का मतलब क्या? सभा। परिषद और सभा एक ही चीज़ है, मतलब असेंबली, पार्लियामेंट जैसे भी बोलते हैं ना, परिषद का मतलब पार्लियामेंट होता है। ये हुआ करता था जहाँ पे चर्चा हो। और सेनापति हुआ करता था। सेनापति मतलब क्या है कि जो एड करेगा। तो ये हमारा व्यवस्था पहले था। हम जानते हैं कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 ने एक नया तकदीर लिखा भारत के लिए कि अब यहाँ से ब्रिटिश कैरी करेगा भारत में। तो यहाँ देखो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन बना। क्या बना? डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में तुमको दिखेगा ये चीज़। जो इंडियन रूलर रहेगा वो लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगा, बस लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगा। और जो इंग्लिश रहेंगे वो बेसिकली वो दीवानी राइट्स पे अपना काम करेंगे, यानी कि वो टैक्स को उठाएंगे, टैक्स को कलेक्ट करेंगे, फाइनेंस का काम करेंगे। तो फाइनेंस का जब जो काम कर रहा है, जाहिर सी बात है उसका मोनोपोली होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देखोगे बहुत बड़ा लकूना हुआ है, तभी तो वारेन हेस्टिंग आके तुरंत निकाल दिया डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, खत्म कर दिया उसको, क्योंकि इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ है। एनीवे देखो, इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि गवर्नर जनरल है, उसका अपना काउंसिल भी है जो उसको असिस्ट करेगा, कैबिनेट टाइप का। लेजिस्लेशन है, लॉ सब पास होगा। देखो लॉ सब क्या है, ये लोग खुद बना रहा है लॉस। लेजिस्लेशन पार्लियामेंट टाइप का। जुडिशरी होगा, जानते हो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट आ गया था कलकत्ता में, तो जुडिशरी बनेगा। दरोगा जानते हो ना, अभी भी फेमस है कि नहीं है? दरोगा सब कर्नवालिस ही बनाया है, सब पढ़ोगे इसके बारे में भी तुम लोग। हाँ, रूल ऑफ लॉ एंड सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर बहुत जरूरी है कि नहीं है? एक ही आदमी के हाथ में पावर हो तो वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज हो जाएगा, फिर
वो मोनोपोली करना शुरू हो जाएगा। इसलिए डेमोक्रेसी में देखते हो ना, प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर होता है, जुडिशरी अपने जगह, लेजिस्लेचर अपने जगह और तुम्हारा एग्जीक्यूटिव अपने जगह। दैट्स कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। ये ब्रिटिश ने इस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है भारत में। ठीक है, ब्रिटिश ने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में तो बहुत योगदान दिया है। आज हम लोग जो मॉडल फॉलो करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट ही फॉलो करते हैं, हाँ, विद सम मॉडिफिकेशन। आगे देखो विद्यार्थी लोग, तो क्या हुआ बात समझो। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, समझे, इंडिया के इतिहास में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से पहले का स्ट्रक्चर क्या था और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद क्या स्ट्रक्चर, वही बक्सर हुआ था ना, याद है ना बक्सर? 3 पार्टी एक साथ थे और इंग्लिश एक तरफ था। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव प्रेजेंट नहीं था बक्सर में उस समय, वो यूके में, लंदन में था वो। जब ट्रीटी हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद तो उसको भेजा गया था। याद करो, प्री डुअल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद लागू होने से पहले का व्यवस्था क्या था? जो दीवानी राइट है यानी कि फिजिकल राइट्स है, फिजिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि पैसा उठाने का, टैक्स उठाने का जो अधिकार था वो किसके अंदर था? नवाब ऑफ बंगाल के अंदर था। एज वेल एज निजामत राइट्स। निजामत राइट्स का मतलब क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर को देखना, जुडिशरी को देखना, समझे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना। ये किसके अंदर था? नवाब ऑफ बंगाल के अंदर था। यानी कि नवाब ऑफ बंगाल दोनों ही चीज़ एंजॉय कर रहा था। टैक्स उठाने का भी पावर यानी कि दीवानी राइट्स भी उसी के अंदर था, एज वेल एज निजामत राइट्स भी उसी के अंदर था। निजामत राइट्स का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल राइट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, जुडिशरी राइट्स सब तुम्हारा नवाब के अंदर ही था। समझ गए ना? जैसे मैं याद दिला दूँ तुम लोग को, सिराजुद्दौला है ना, सिराजुद्दौला प्लासी में थे, फिर बाद में कौन लड़े हैं बैटल ऑफ बक्सर? मीर कासिम ही थे ना जी। हाँ, मीर कासिम घोड़ा का फिर मीर जाफर को लाया गया, बिल्कुल। तो एक्चुअल में ये दोनों ही एंजॉय करते थे नवाब उस समय। हाँ, उससे पहले सिराजुद्दौला से पहले कौन था? अलाउद्दीन खान था। हाँ, तो देखो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ये स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद है ना, मुग़ल एम्पायर ने फरमान दे दिया, फरमान नहीं मतलब इजाज़त दे दिया, क्योंकि ट्रीटी हुआ, इजाज़त दे दिया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स किसको मिलेगा? ब्रिटिश को। तो ब्रिटिश विल कलेक्ट द रेवेन्यू। जब ट्रेडिंग कंपनी को ये अधिकार मिल जाए कि टैक्स कलेक्ट करने का, सोचो वो कितना पावरफुल हो जाएगा। पैसा उसी के पास, जब पैसा उसी के पास है तो समझ जाओ कितना पावर है उसके पास। मगर जो निजामत राइट्स यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, ये किसके पास था? निजामत, ये तुम्हारा नवाब के पास था। मगर नवाब के नीचे जो सूबेदार होगा, जो कहेंगे ड्यूटी सूबेदार, वो भी ब्रिटिश ही अपॉइंट कर रहा है। तो देखने में तुम लोग को लगेगा कि दीवानी राइट्स किसके अंदर है? ब्रिटिश के अंदर है, और निजामत राइट्स किसके अंदर है? नवाब बंगाल के अंदर है। मैं ऐसा नहीं है। जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले ही वो नवाब के नीचे रहे, मगर उसमें जो मेन आदमी जाएगा वो खुद ब्रिटिश भेजेगा। समझो ठीक से क्या बोल रहे हैं हम, अच्छे से समझो यहाँ पे ठीक से क्या बोल रहे हैं। भले ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या बोला कि निजामत राइट्स किसके अंदर है? नवाब बंगाल के अंदर है। बात समझो अच्छे से ठीक से। निजामत है, निजामत लॉ एंड ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन है वो, मगर वहाँ पे ब्रिटिश ही चुन के भेजेगा डिप्टी सूबेदार को, जो कि नवाब के नीचे काम करेगा। कहने का मतलब क्या? दोनों पे ब्रिटिश का कंट्रोल है। देखने के लिए तुमको लगेगा कि निजामत क्या कर रहा है, निजामत राइट्स कौन एक्सरसाइज कर रहा है? नवाब कर रहा है। वो वहाँ पे भी ब्रिटिश का कंट्रोल है। देखो ठीक से, नोट देखो ठीक से अच्छे से, वहाँ पे देखो ठीक से। एज ए दीवान देखो, दीवान के रूप में क्या करेगा? ब्रिटिश कलेक्ट करेगा रेवेन्यू को, पैसा उसके पास रहेगा। और उधर निजामत में भी यानी कि तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर में भी कहीं ना कहीं वहाँ पे भी कंट्रोल है। कैसे? क्योंकि ड्यूटी सूबेदार वही तो अपॉइंट कर रहा है। बात समझो, वही तो अपॉइंट कर रहा है। तो इनडायरेक्टली कहा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेशन भी ब्रिटिश ही कंट्रोल कर रहा है। तो क्या हो गया? नवाब क्या बन गया? एक पपेट बन गया। नवाब एक पपेट बन जाएगा। नवाब इनफैक्ट खुद तुम्हारा ब्रिटिश के लिए काम कर रहा है। ये स्थिति है। तो क्या तुम लोग को लगता है, यहाँ से तुमको लगता है कि बंगाल में लोगों का भला होने वाला है? बंगाल के लोग मरेंगे, कोई मतलब नहीं, ना ही नवाब को मतलब है, ना ही ब्रिटिश को मतलब है। अरे नवाब को तब ना मतलब होता जब उसके पास फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता, पैसा कलेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता। तो प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे समझो, ब्रिटिश एक साल में मात्र 53 लाख नवाब ऑफ बंगाल को दे रहा है।
जो कि बहुत ही मीयर अमाउंट है, बहुत मीगर अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट है चलाने के लिए, 53 lakhs। क्योंकि नवाब ऑफ बंगाल लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके रखा है, मतलब बाय नेम से उसमें भी तो ड्यूटी सूबेदार है जो ब्रिटिश अपने अंदर रखा है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर संभालने का अधिकार नवाब को है, मगर नवाब अकेले नहीं कर रहा, उसमें भी ब्रिटिश का कंट्रोल है। और उसके लिए नवाब को कितना दिया जा रहा है? साल में ओनली 53 lakhs दिया जा रहा है, ओनली 53 lakhs दिया जा रहा है। तो डू यू थिंक ये मनी सफिशिएंट है? नहीं सफिशिएंट। क्यों? एक साल में 53 lakhs क्या होगा? उस समय भी कुछ नहीं होगा ये। तो ब्रिटिश देखो, ब्रिटिश के पास आर्मी फोर्सेस है, अब ब्रिटिश के पास फंड है, वही दिवानी राइट्स है। तो मान लो कि लॉ एंड ऑर्डर का बात हो तो फोर्सेस चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का बात हो तो पैसा चाहिए, और ये नवाब के पास है ही नहीं। नवाब को मिल रहा है 53 लाख। तो जब नवाब को 53 lakhs मिल रहा है तो डू यू थिंक कि नवाब उतना कम पैसा खर्च करेगा? उसमें भी बचा के अपने उसमें रहेगा वो। कहने का मतलब जो लोग है, बंगाल का लोग है, बहुत ही ज़्यादा उसका स्थिति खराब हो जाएगा। एंड ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ? ये डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ है। तो ये तो दिखा कि ये तो बहुत बड़ा ही फॉल्ट है ये। तो वॉरेन हस्टिंग तुरंत आए और इसको हटा दिए। देखो, तो रॉबर्ट क्लाइव के टेन्योर तक रहेगा ये 65 to 72। समझ रहे हो? तो भाई क्या लिखा गया विद्यार्थी लोग? ये जो डुअल सिस्टम है इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हो गया, और जो वहाँ के लोग हैं उसके लिए बहुत ही डिजास्टर्स इम्पैक्ट डाला है डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। ना ही कंपनी ना ही नवाब, दोनों में से कोई केयर नहीं करता था पब्लिक वेलफेयर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जब वॉरेन हस्टिंग आए तो ये डुअल सिस्टम को 1772 में ख़त्म कर दिया। आया समझ में स्टूडेंट? तो ये डुअल एडमिनिस्ट्रेशन जो देख रहे हो, जो रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था, इसके वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी कितना बढ़िया से पहले चल रहा था वो पूरी तरीके से कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया। तो ये मैसेज पहुंचेगा ना ऊपर। मगर सवाल ये उठता है कि इतना घटिया सिस्टम है डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये घटिया सिस्टम को रॉबर्ट क्लाइव आखिर लागू क्यों किया? सवाल ये है। रॉबर्ट क्लाइव ये भी तो कर सकता था कि दीवानी राइट्स और निजामत राइट्स दोनों ही पूरा कंट्रोल करके वही गवर्नेंस कर सकता था, ये भी तो हो ही सकता था। ऐसे भी इनडायरेक्टली कर ही रहा था वो। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्टली कर ही रहा था वो ठीक से। तो फिर क्यों किया? सवाल ये कि डुअल एडमिनिस्ट्रेशन लागू क्यों किया उसमें? अच्छे सुनो, डोंट बी ड्रीमी। यहाँ पे देखो, रीजन फॉर द डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाल सबसे रिचेस्ट स्टेट है। यही कारण तो है कि आने वाले समय में गवर्नर ऑफ बंगाल को जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है। बंगाल सबसे रिचेस्ट स्टेट है। जब बंगाल सबसे रिचेस्ट स्टेट है तो जाहिर सी बात है उस समय के जो गवर्नर होंगे रॉबर्ट क्लाइव, वो चाहेंगे किसी तरह हम बंगाल के ऊपर कंट्रोल करें। बंगाल के ऊपर कंट्रोल करने का मतलब है लॉट्स ऑफ रेवेन्यू। बंगाल के ऊपर कंट्रोल करने का मतलब है लॉट्स ऑफ पावर टू ट्रेड। नंबर 1 रीज़न ये है कि बंगाल को ही फर्स्ट क्यों चुना है। नंबर 2 देखो, आखिर ये ट्रेडिंग कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ट्रेडिंग कंपनी है। इसमें मर्चेंट लोग हैं, तो इन लोगों को कैसे अनुभव होगा कि कैसे गवर्नेंस चलाया जाए। जैसे मैं अभी एक टीचर हूँ और तुम मुझे दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, तो मुझे क्या पता कैसे किया जाए वो काम। समझ रहे हो ना? मैं अपने डोमेन का ना एक्सपर्ट हूँ, दूसरे डोमेन का तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। वो इतना ट्रेडिंग कंपनी है तो ये ट्रेडिंग में ना एक्सपर्ट है जी, गवर्नेंस में थोड़ी एक्सपर्ट है। तो इन लोगों को लगा कि हमको तो एक्सपर्टाइज है ही नहीं गवर्नेंस में, इससे अच्छा जो नवाब चला रहा था उसी को दे दो। मगर टैक्स कलेक्शन में तो हम बन ही सकते हैं एक्सपर्ट, वो पैसा का बात है। देखो, तो कंपनी डिड नॉट टेक ओवर द कंप्लीट कंट्रोल एज इट वाज जस्ट ए ट्रेडिंग कंपनी, और कोई भी एक्सपर्टीज नहीं था उसको गवर्नेंस में, इसलिए वो किसको दे दिया? नवाब को दे दिया कि तुम करो, निजामत राइट्स तुम्हारे अंदर है। हाँ, वहाँ पे भी कंट्रोल है, हालांकि वो कंट्रोल जानबूझ के इधर से देखने के लिए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगा कि उधर भी क्या चीज़ चल रहा है बाय अपॉइंटिंग द डिप्टी सूबेदार। अब देखो कंपनी का देखो जो फिलॉसफी है, कंपनी का जो सिंपल मोटो क्या है कि यदि हमको फ्री में मिल रहा है तो काहे टेंशन लेना, और ये सब चीज़ तो हमको फ्री में ही मिल रहा है, इसके लिए हमको पैसा थोड़ी देना पड़ रहा है, तो क्यों नहीं करेंगे। आज जहाँ तक सवाल है शोषण का, तो शोषण होते रहे, क्या दिक्कत है। तो कंपनी का जो फिलॉसफी था वो प्रॉफिट से रिलेटेड, द प्रॉफिट मोटो था उसका। व्हाट रॉन्ग इफ वन गेट समथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या गलत है यदि क्या गलत है यदि किसी को मुफ्त में कोई चीज़ मिल रहा है। तो हमें तो यहाँ पे मुफ्त में ही मिल रहा है दीवानी राइट्स, मजे में रहो।
इस तरह का केयरलेस एटीट्यूड रॉबर्ट क्लाइव का। यही रॉबर्ट क्लाइव जी जो जाकर लंदन में जाकर सुसाइड कर लेता है, क्योंकि इसके ऊपर भी चार्ज हुआ कि तुम करप्शन किया है, समझे। तो देखो ठीक है, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, पावर दिया है ब्रिटिश को और स्ट्रॉन्ग होल्ड दिया है ब्रिटिश बंगाल रीजन में, और पूरा कह सकते हो सीज करके कैप्चर करके ब्रिटिश ने रखा है बंगाल को बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। हाँ, इसका देख सकते हो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देख सकते हो कंपनी के लिए। इंडियन पीपल के लिए तो कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि इंडियन पीपल का हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि कितना कम पैसा मिल रहा है, 53 लाख बस मिल रहा है उसको। और तुमको लगता है कि नवाब देखेगा? नवाब कुछ नहीं, कोई टेक केयर करने वाला नहीं है पीपल का। मैं ये डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कंपनी को फायदा हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ देखो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन पे है। क्यों? ऑथोरिटी है, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑथोरिटी है क्या? पैसा कलेक्ट करने का। ऑथोरिटी है सूबेदार को अपॉइंट करने का, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब बात आएगा लॉ एंड ऑर्डर का ये बोल देगा वो तो नवाब के अंदर है। आंख में धूल झोंकने वाला चीज़ है ना ये। और फिर जब जाओगे तुम नवाब से पूछने के लिए तो क्या बोलेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी है मगर अथॉरिटी ही नहीं है हमारे पास। कन्फ्यूजन स्टेट में है दोनों ही। तो इस बीच में कौन मराएगा, इस बीच में कौन पिसाएगा? तो वो जनता है, बंगाल का जनता है। तो वही बोल रहा है, while the Indian rulers have all the responsibility, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है मगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसके पास पावर ही नहीं है, उसके पास पैसा ही नहीं है, उसके पास आर्मी फोर्सेस भी नहीं है, क्योंकि आर्मी फोर्सेस और फंड किसके अंदर है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर है। समझे स्टूडेंट? देखो तो नवाब हर समय बोला कि यस ही डिड नॉट हैव मनी एंड ईस्ट इंडिया क्लेम दैट दे वर नॉट रूलर्स। यानी कि देखो ये डिबेट चलते रहेगा ना, नवाब बोलेगा मेरे पास पैसा ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पूछोगे तो क्या बोलेगा कि हम तो रूलर ही नहीं है, हम तो अथॉरिटी नहीं है, मतलब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम रूलर्स ही नहीं है। तो इस कन्फ्यूजन वाला स्टेट में जनता का बुरा हाल हो जाएगा। हाँ, थ्योरेटिकली तो तुमको देखने को मिला है कि दीवारी राइट्स, रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स किसको मिला? ब्रिटिश को मिला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। और जो निजामत जो राइट्स है, पुलिस है ना, लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंदर है? ये नवाब के अंदर है। थ्योरेटिकली तुमको दिख रहा है, मगर हम रियलिटी में ये भी जानते हैं कि जो नवाब था वो मेयर एक पपेट था, कठपुतली था, क्योंकि वहाँ पे भी तो डिप्टी सूबेदार अपॉइंट करके आप भेज रहे हो निजामत राइट्स के लिए, भी तो कंट्रोल है इसका। मैं जानबूझ के दिखाने के लिए क्या कि हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं ये डुअल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश को तो बहुत फायदा पहुंचा रहा है। आगे देखो निगेटिव एस्पेक्ट, देखो समझ में आ जाएगा तुम लोग को, निगेटिव ही निगेटिव है। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी निगेटिव है। गजब बात ये है, देखो कैसे, तो यहाँ पे समझो बात को। पहले इंडियंस के ऊपर देखते हैं कैसे निगेटिव एस्पेक्ट है डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, और उसके बाद फिर कंपनी के ऊपर भी हम लोग देखना चाहेंगे। तो पहले इंडियंस के ऊपर देखो, हमारे जो बनिया क्लास थे, इंडियन जो मर्चेंट्स थे, उसको अब ज़्यादा रेवेन्यू देना पड़ेगा। क्यों? अब ब्रिटिश का ना शासन है जी, तो ब्रिटिश तो मोनोपोली करेगा ही करेगा। 40% देना पड़ रहा है उसको रेवेन्यू, और जबकि जो ब्रिटिश मर्चेंट लोग हैं वो फ्री ट्रेड एंजॉय कर रहा है। डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं कर सकते, ये डिस्क्रिमिनेशन है तो है, और जो भी व्यवस्था आप बनाएगा तो वो और डिस्क्रिमिनेशन को और बढ़ाएगा। जुडिशरी बनाए, जो भी दफ्तर में जो भी बनाए, ऑफिस जो भी इंस्टीट्यूशन ब्रिटिश ने बनाया है, सब अपने इंटरेस्ट के लिए बनाया है, ये भी हम लोग जानते हैं, तभी तो प्रोटेस्ट हुआ इतना दुनिया भर का। तो ब्रिटिश ने कोई भी रास्ता क्लियर नहीं रखा बाबू, पीजेंट्स को भी नहीं छोड़ा है। इतना शोषण किया, इतना शोषण किया, या तो बेगर्स हो गया या तो उसने रिवोल्ट कर दिया। अरे सन्यासी तक को नहीं छोड़ा, फकीर तक को नहीं छोड़ा। हम जानते हैं ना सन्यासी रिवेलियन भी हुआ इस कंट्री में, तो एक भी मौका नहीं छोड़ा। इससे क्या हुआ कि लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कन्फ्यूजन है, कौन है रखवाला जनता का? नवाब है कि ये है, पता ही नहीं चल रहा है। इसको पूछने जाओगे तो ये अपना ही दलील देगा, इसको पूछने जाओगे तो इसका अपना ही दलील है। तो लोग का तो हो जाएगा खता, स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगा। कंपनी, चलो तुम लोग को लग रहा है कंपनी को तो खूब फायदा हो रहा है, कंपनी को फायदा नहीं हो रहा है। कंपनी का तो कंपनी तो डिफॉल्ट हो जाएगा। जो सर्वेंट है, जो इसमें काम करने वाले लोग सब है, रॉबर्ट क्लाइव टाइप के लोग सब, और भी बहुत सारे सब, वो तो खैर वो तो गवर्नर हो गए, उनके नीचे बहुत सारे होंगे ना काम करने वाले लोग सब, वो खूब करप्शन करके पैसा कमा रहा है। और कंपनी देखो, कंपनी पूरा डिफॉल्ट हो गया, हाँ बर्बाद हो गया। फिर जाएगा ना मांगने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसा मांगने के लिए, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि सही टाइम है इंटरवीन करने का।
और उसके बाद वो अपना ही रूल्स और रेगुलेशंस, अपना ही चीज़ इम्पोज करना शुरू कर देगा। वो बिगिनिंग है ब्रिटिश पार्लियामेंट का दखल, स्टार्टिंग पॉइंट है विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखो वही समय आने वाला है। देखो समझो, कंपनी का देखो रैम्पेंट करप्शन हो रहा है, एकदम करप्शन हो रहा है, कंपनी का सर्वेंट पूरा करप्ट है, समझे। और ऐसा स्थिति आ गया कि सर्वेंट तो फ्लरिशिंग स्टेज में, सर्वेंट तो बहुत अमीर है, दुनिया का करोड़पति है उस समय का, मगर जो कंपनी है वो बैंकरप्सी की स्थिति में आ गया है। बैंकरप्सी समझते हो ना, हो गया, डिफॉल्ट हो गया। अब उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो चला सके कंपनी। मैं उसका सर्वेंट लोग देखो खा खा के मोटा हो गया। ये होता है ना अभी भी सिस्टम में कि आपका इंस्टीट्यूशन बर्बाद मत दो। देखो वो जो चेंगड़ा लोग बैठा रहता है, जो ऑफिसर लोग बैठा रहता है, जो चोरी करता है, जो करप्शन करता है, उसके घर में जाकर देखना बच्चे लोग, तुमको एक से एक चीज़ मिल जाएगा। और उसका बैंक अकाउंट में जाकर देखना तो आंख फट जाएगा। यही हुआ। तो जब कंपनी बैंकरप्ट हुआ तो जाएगा ना दौड़ते हुए वहाँ पे कि कंपनी को बचा दीजिए, नहीं तो कंपनी चला जाएगा हाथ में। तो देखो, तो उसके बाद वही बात है, तो बोले यार ठीक है दे देते हैं तुमको, इतना इतना तुमको लोन दे देते हैं, मगर हमारा बात मानना होगा। ब्रिटिश का सबसे बढ़िया चीज़ यही ना है, या IMF भी देखो, वर्ल्ड बैंक भी यही करता है कि तुमको लोन देने के लिए तैयार है, मैं आपको मानना पड़ेगा बात। देखो वही चीज़ हुआ। तो उसके हिसाब से फिर वॉरेन हस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाएगा। गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्योंकि देखेगा कि भाई ये तीनों जो प्रेसिडेंसी अपने अपने हिसाब से चल रहा है, कोई किसी को मतलब नहीं, सब इंडिपेंडेंट है। तो गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे, सबका अपना अपना गवर्नर है, हेड, कंपनी सब कंपनी है। तो बोलेगा कि अब नहीं चलने वाला है, अब सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा। सेंट्रलाइजेशन मतलब जो तुम्हारा जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको सबसे बड़ा पद दिया जाएगा, और उसी पद को कहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर ऑफ बंगाल क्या बन जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाएगा। और वॉरेन हस्टिंग पहले शख्सियत हो गए जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेंगे। तो वॉरेन हस्टिंग के अंदर यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता के अंदर बाकी दोनों भी, गवर्नर ऑफ मद्रास भी और गवर्नर ऑफ बॉम्बे भी सबऑर्डिनेट हो जाएगा। यानी कि इसका ये बात मानना पड़ेगा। वो जानते हो उसके बाद भी बहुत कन्फ्यूजन हुआ है नीचे मराठा के साथ, है ना। वो अपने हिसाब से संधि कर रहा था। मैं उस ऊपर से बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसने बोला नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट लागू हो चुका है। बिल्कुल टीटी ऑफ सूरत का बात कर रहा हूँ मैं, टीटी ऑफ सालभाई का बात कर रहा हूँ मैं, टीटी ऑफ पुरंदर का बात कर रहा हूँ मैं। हर जगह ही तुमको मिला है प्रॉब्लम कुछ ना कुछ। देखो यहाँ पे तो बंगाल को एक तरह से ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर लाया गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि यस अब कंपनी को हम रेगुलेट करेंगे, रेगुलेशन एक्ट ला के। तो देखो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट तुमको जो बैठा हुआ है लंदन में, वो अब कंट्रोल करेगा आस्ते आस्ते। अब वो कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्टली नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्टली कर रहा है लॉ बना के। एक समय आएगा वो डायरेक्टली भी करेगा। कब करेगा डायरेक्टली? 1858 में। जब बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा 1857 का, तो बोलेगा कि कंपनी छोड़ो यार, बेकार का है, कंपनी खत्म कर देगा और खुद ही कंट्रोल करना शुरू कर देगा। मैं ये बिगिनिंग है, हम्बल बिगिनिंग है। अब कंपनी क्या करेगा? कंपनी अब एडमिनिस्ट्रेटिव बनने के प्रोसेस में है। अभी तक ये ट्रेडिंग कंपनी था, इधर देखो अभी तक ट्रेडिंग कंपनी है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी बनने जा रहा है। समझ रहे हो ना, 65 के बाद बन ही गया है। उस पर आप कंट्रोल किसका होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, क्योंकि वो रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा, काम करवाएगा इसी लोग से, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। मैं एक समय आएगा सबको हटा के वो खुद बैठ जाएगा। तो कह सकते हो ना कि वेट एंड वॉच पॉलिसी हुआ है बढ़िया से, देखते गया ब्रिटिश, और देखा जहाँ पे सर से पानी ऊपर बह गया फुल कंट्रोल। और लॉर्ड डलहौजी ने कर ही दिया था काम, डॉक्टर ऑफ लैब सब ला के। ठीक है, ऑल आर इंटरकनेक्टेड स्टूडेंट, समझे। तो जो भी पढ़ाए हैं तुम लोग को सब कुछ इसमें लिखा गया है। हाँ, नंबर 4 देख लो इस पेजेस में। नंबर 4 देख लो कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? ड्यूटी दीवान को अपॉइंट किया, जिसका काम क्या है? दीवानी राइट्स कलेक्ट करना है। जैसे बंगाल के लिए देखो मोहम्मद राजा खान को किया था, और बिहार के लिए किसको किया था? राजा सिताब रॉय को किया था। समझ गए? हाँ, बाकी सब चीज़ जो बता चुके सब वहीं पे है, समझे ना, जो भी बता चुके सब है वहाँ पे। आगे बढ़ो। तो यस वी हैव कवर्ड डुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 1765, कवर हो चुका है विद्यार्थी लोग। अब आगे देखो, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या था।
आखिर क्या प्रॉब्लम था जिसके वजह से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाना पड़ा? तो मैनेजमेंट इश्यूज, बहुत बड़ा मैनेजमेंट इशू है, चाहे वो ट्रेडिंग कंपनी का मैनेजमेंट इशू का बात हो और चाहे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट इशू का बात हो। दूसरा क्या, रेवेन्यू इशू भी था। रेवेन्यू इशू था ना स्टूडेंट, करप्शन हो रहा था ना, कि सर्वेंट अमीर हो रहे थे और कंपनी तुम्हारा बर्बाद हो रहा था। और तीसरा क्या, फंक्शनल इशूज़। तो अब समझते, तीनों को समझते, सबसे फर्स्ट समझते मैनेजमेंट इशू क्या था। मैनेजमेंट इशू क्या है कि प्रॉब्लम है कंपनी को जिस तरह काम करना चाहिए, कंपनी को जिस हिसाब से मैनेजमेंट करना चाहिए, कंपनी नहीं कर रहा था, यानी कि अपने ट्रेड अफेयर्स में भी नहीं कर पा रहा था। दूसरी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं कर पाया, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से। रॉबर्ट क्लाइव का जो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने स्टेट को क्या वेलफेयर स्टेट बनाया? नहीं बनाया जी, उसने इनफैक्ट स्टेट को बर्बाद कर दिया। और दूसरी बात है कि कंपनी भी ठीक से नहीं चला। तो दोनों ही जगह मिसमैनेजमेंट है, कंपनी में भी मिसमैनेजमेंट है और स्टेट में भी मिसमैनेजमेंट है। नंबर 1 इशू। नंबर 2 इशू देखो, रेवेन्यू इशू था जी। कंपनी का जो सर्वेंट है, बताओ, प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व है। जब आप प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व रहोगे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होना ही है। जैसे मान लो कि हम अभी टीचर हैं, एट द सेम टाइम हम कोई दुकान भी करते हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों चीज़ जुड़ जाएगा तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये वो तो ऑफिसर है कंपनी का और वही आदमी प्राइवेट ट्रेड भी कर रहा था, सोचो कितना घपलाबाजी कर रहा होगा। दूसरी बात है प्रेजेंट्स हो गया, ब्राइब्स हो गया, नेटिव पीपल से वो लोग स्वीकार कर रहा था। जैसे एग्जांपल देखो, ट्रेडिंग पास का बात हुआ तो एक मर्चेंट से एक ऑफिसर ने इतना पैसा ले लिया, उसको ट्रेडिंग राइट्स दे दिया, तो मर्चेंट को तो मिल गया, वो ऑफिसर को मिला ना पैसा एक्स्ट्रा। यदि वो कंपनी को मिलता तो कंपनी के वेलफेयर में जाता वो। जैसे सिंपल एग्जांपल है, जैसे जाते हो ना एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूरोक्रेसी में जाते हो ना घूस देने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, एक आदमी को मिलता है ना, वो संस्था को तो नहीं मिला, वो ऑफिसर को मिला। तो ऑफिसर क्या किया, वो पैसा जाएगा अपना चोरी से जमा करवा देगा अपना। करप्शन हुआ कि नहीं हुआ? मैं यदि वो पैसा संस्था के लिए जाता, ब्यूरोक्रेसी के लिए जाता, तो हो सकता है वो संस्था और बेटर बन के निकलता, क्योंकि उसके पास रेवेन्यू आता। रेवेन्यू आ तो नहीं रहा, क्योंकि रेवेन्यू जो भी जा रहा है वो ऑफिसर के अंदर जा रहा है, वो सर्वेंट के अंदर जा रहा है। वही प्रॉब्लम है कि प्रेजेंट्स, ब्राइब स्वीकार किया जा रहा है मर्चेंट क्लास से, नेटिव्स। बात समझे? तो कहने का मतलब जो पब्लिक सर्वेंट है वो बहुत ही करप्ट हो गया है, वो अपना कंपनी के लिए नहीं सोच रहा है, वो अपने लिए सोच रहा है। ये प्रॉब्लम। दूसरी बात है कि 1770 में बहुत बड़ा फेमिन आ गया था बंगाल रीजन में। जब फेमिन आएगा तो जाहिर सी बात है टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से नहीं होगा जी। फेमिन समझता है ना, सूखा आ गया। जब सूखा आ गया तो कहाँ से टैक्स कलेक्शन होगा, कहाँ से दे पाएगा किसान? सब पैसा कम हो जाएगा ना, कंपनी का पैसा कम हो जाएगा। इसलिए देखो 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोन के लिए अप्लाई किया था। 1 मिलियन पाउंड्स, यानी कि 10 लाख पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ये सही मौका है, समझे, सही मौका है। तो सही मौका है, देखो अब ब्रिटिश अपने हिसाब से चलाएगा। फिर तो समझ गए मैनेजमेंट इशू, रेवेन्यू इशू। एंड थर्ड वन इज फंक्शनल इशू। फंक्शनल इशूज क्या था? देखो, ड्यू टू द रिडक्शन। अब देखो कंपनी का स्थिति खराब, जब कंपनी का स्थिति खराब होगा तो जो कंपनी में जो शेयर होल्डर है, बच्चे लोग तुम लोग को बताया गया था, कभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी बताए थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या? जो शेयर होल्डर है, जो कंपनी में जिसका पैसा लगा हुआ है। अब जब कंपनी, इधर देखो अच्छे से देखो, यहाँ पे जब कंपनी कम पैसा प्रोड्यूस कर रहा है, कंपनी के पास कम डिविडेंड्स, जैसे शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर समझते हैं, एक कंपनी में 10 आदमी शामिल है, 10 आदमी ने पैसा लगाया है। जब कंपनी कमाएगा तो उस हिसाब से उसको भी पैसा मिलना चाहिए। जैसे हमने 10 रुपया लगाया, किसी ने 20 रुपया लगाया, तो हमको कम मिलेगा, जिसने 20 रुपया लगाया उसको ज़्यादा मिलेगा। दैट्स कॉल्ड शेयर होल्डर्स। अब कंपनी का स्थिति खुद ही खराब है, तो जो डिविडेंड्स नहीं मिल पा रहा होगा शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर क्या बोलेगा कि हमारा शेयर बढ़ा दो, हमारा 10% है तो हमारा 20% कर दो, किसी का 20% है उसका 30% कर दो। तो ये सब मांग करना शुरू कर देगा। आ रहा है समझ में ना? देखो वही बात है, चूंकि डिविडेंड कम हो गया, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो शेयर होल्डर क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमारा ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, हमारा ज़्यादा शेयर होना चाहिए कंपनी में। सो सिंपल। टू कंट्रोल द कंपनी विच हैड मॉर्फेड फ्रॉम अ बिजनेस एंटिटी टू सेमी फॉरेन पॉलिटिकल एंटिटी। अब देखो कंपनी कंट्रोल करना, क्योंकि कंपनी अब खाली ट्रेडिंग कंपनी नहीं रहा, क्योंकि ये जो कंपनी है अब वो सेमी सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी बन चुका है। क्यों? क्योंकि यही कंपनी जो है अब खाली ट्रेडिंग ही नहीं करेगा, वो एक देश को भी, एक राज्य को भी चलाने वाला है। तो जाहिर सी बात है, तो एक आपको चाहिए मैनेजमेंट, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर
समझ रहे हो ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को चाहिए होल्ड कंपनी पे, जितना कंपनी पे होल्ड रहेगा ठीक से शेयर रहेगा उतना ही उसको कलेक्शन मिलेगा। कंपनी के काम करने से पैसा नहीं, जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है स्टेट से वहाँ से उसको पैसा मिलेगा। समझ पा रहे हो क्या हुआ। तो कहाँ कहाँ इशू है, मैनेजमेंट इशू है, रेवेन्यू इशू है और फंक्शनल इश्यूज है। यानी कि कहने का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि जब अब ब्रिटिश रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाएगा तो ये तीनों चीज़ का ख्याल रखा जाएगा और तीनों चीज़ के लिए व्यवस्था बनाया जाएगा। क्या क्या चीज़ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, रेवेन्यू के लिए और फंक्शनल के लिए। तो देखो क्या क्या है वो, देखो यहाँ पे तुम लोग को समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया से। हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सही बात है ना। पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। पहले क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल था, वही बंगाल प्रेसिडेंसी। तो गवर्नर ऑफ बंगाल क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। और उसके साथ 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स भी बने हैं। यानी कि काउंसिल कैबिनेट टाइप का है, उसमें 4 मेंबर्स है। 4 मेंबर्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेगा। नंबर 1 पॉइंट। इससे क्या होगा बच्चे लोग, कहो कि सर ये कौन सा प्रॉब्लम फिक्स किया है। तो देखो ऊपर वाला प्रॉब्लम मैनेजमेंट इश्यूज कंपनी का, इससे मैनेजमेंट इशू कम हो जाएगा क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी है, वो सलाह देगा इसको, कैबिनेट भी है, वो सलाह देगा इसको। दूसरा देखो, बाकी जो गवर्नर है, बाकी गवर्नर का तात्पर्य क्या है, बॉम्बे का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर दोनों को सबऑर्डिनेट बना दिया जाएगा, यानी कि नीचे कर दिया जाएगा। यानी कि आपको भी कुछ भी काम करना है, यदि मद्रास गवर्नर कुछ काम करना है, यदि तुमको बॉम्बे गवर्नर कुछ काम करना है तो ये पूछ के करेगा उससे, क्योंकि सबसे हेड कौन बैठा हुआ है, कलकत्ता में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बैठा हुआ है। बात समझे। और हाँ देखो, ये जरूरी था कि नहीं जरूरी था रेवेन्यू इशू का, कि पब्लिक सर्वेंट को बोल दिया गया कि प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होना, ना ही ब्राइबरी लेना है, ना ही प्रेजेंट्स लेना है किसी नेटिव्स, स्ट्रिक्टली मना। और दूसरी बात है ये देखो, COD, COD कौन है, शेयर होल्डर वाला। तो COD को पावर मिला टू रिपोर्ट रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स। यानी कि सिविल का काम, रेवेन्यू का काम है ना, COD करेगा। यानी कि COD को बताया जाएगा, यानी कि COD कंट्रोल करेगा उस चीज़ को। क्योंकि देखो ऊपर में फंक्शनल इश्यूज था ना, हाँ, तो COD को जितना भी ये कर रहा है, कंपनी वाला सब कर रहा है, वो सब COD को रिपोर्ट करेगा। यानी कि COD के अंदर आ गया आपका रेवेन्यू इश्यूज, सिविल इश्यूज, मिलिट्री इश्यूज, आर्मी इश्यूज, सब उसके अंदर आ गया। और सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना का बात है। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1 साल बाद आई थिंक 1774 में, ऐसे आसपास 1-1.5 साल में कलकत्ता में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट है बाबू, हाई कोर्ट नहीं। हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया समझ में। तो इसमें देखो जो भी प्रॉब्लम्स थे ऊपर, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसमें तुमको सभी चीज़ दिखेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन हो, कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, तो इसलिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे एक्सट्रीम है ना, सबसे पावरफुल अथॉरिटी। उसके साथ टीम भी होंगे, 4 मेंबर्स के टीम होंगे, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल कह सकते हैं। बाकी पब्लिक प्राइवेट सर्वेंट को बोल दिया गया कि आप बिल्कुल ब्राइब नहीं ले सकते हैं, आप बिल्कुल करप्शन नहीं कर सकते हैं। और एक नया संस्था COD को बोला गया कि आपके अंदर ये सभी चीज़ रहेगा, मिलिट्री, रेवेन्यू, सिविल, ये सब आपके अंदर रहेगा। अब देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, बनने को तो बन गया, मगर इसमें भी कुछ डिफेक्ट है। अब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, देखो नाम ही है रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग मतलब क्या है, रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, मैनेज करना, समझे। आखिर है वही लोग, कंपनी का लोग ही है, कंपनी लोग ठीक से करे, इसलिए नियम कायदा बन रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट वहाँ से बन रहा है। तो देखो इसको कैसे देखोगे रेगुलेटिंग एक्ट को, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो पहले ये समझो स्टूडेंट कि इस एक्ट में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया और सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ भारत में, कलकत्ता में। नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के हिसाब से क्या बोला गया कि ठीक है। अब देखो सुनो बच्चे लोग, यहाँ पे देखो, जब सुप्रीम कोर्ट को बना दिया गया और यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी है, तो बहुत कन्फ्लिक्ट करेगा ना, ये भी कुछ करेगा तो मामला तुरंत सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया तो कलकत्ता में जितने भी सर्वेंट होंगे, कलकत्ता में जितने भी ब्रिटिशर्स होंगे, सब सुप्रीम कोर्ट के अंडर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कोई भी गलत काम करे, सॉरी गवर्नर जनरल कोई भी गलत काम करेगा, ब्रिटिश कोई भी कलकत्ता में गलत काम करेगा, वो डायरेक्ट केस पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट लायबल है कि वो केस ले सकता है उसका। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट आप कहीं ना कहीं बना के इसका जो डे टू डे फंक्शंस है,
गवर्नर जनरल और उसका टीम का वो कहीं ना कहीं रोक दिया। तो ये चीज़ बाद में आने वाले समय में ये चीज़ खत्म किया जाता है, दोनों को अलग कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का पावर को घटा दिया जाता है नेक्स्ट एक्ट में। देखो तो सर्वेंट ऑफ द कंपनी वो भी तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आ गया, समझ गए ना। हाँ, अब देखो इसका मतलब हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है और उसके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो अकाउंटेबल रहेगा, वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा अपने एक्शंस को लेके, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। यानी कुछ भी उसने गलत काम कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट से वो कर सकता है, पूछ सकता है उससे। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे सरकार कुछ भी करती है सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है कि नहीं जाता? राज्य सरकार कुछ भी गलत करती है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है कि नहीं जाता है? तो अब यदि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कुछ भी गलत काम कर दे या उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल कुछ भी गलत काम कर दे तो मस्ट बी अकाउंटेबल टू द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या होगा इसका मतलब? इससे टसल होगा ना, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना दोनों के बीच में, हम पावरफुल तो हम पावरफुल। तो अब इस चीज़ को, ये जो इश्यूज है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और सर्वेंट के बीच में लड़ाई हो रहा है, टसल्स हो रहा है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए समझे एक एक्ट लाया गया, उसी को बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781। देखो ना कुछ साल बाद लाया गया, क्योंकि देखा गया 8-9 साल देखा गया कि बहुत सारा कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। यानी कि जो डिफेक्ट्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उसको रिमूव करने के लिए इस तरह का एक्ट लाया जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ है। आया समझ में ना, अमेंडमेंट करके। देखो तो इसमें खास बात क्या है, तो इसका मतलब क्या कर दिया जाएगा, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को ज़्यादा पावरफुल बना दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को कहा जाएगा कि नो, यदि गवर्नर जनरल और उसके सर्वेंट यदि अपना कोई भी ड्यूटी कर रहे हैं, उस समय कुछ भी एक्शन ले रहे हैं तो वो इम्यून है, वो कुछ भी एक्शन ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं बोल सकता उस केस में। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि गवर्नर जनरल और उसके टीम को पावरफुल बना दिया गया 1781 के अमेंडिंग एक्ट में, ठीक है, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मतलब क्या है? जो डिस्प्यूट था, जो प्रॉब्लम था, उसको सेटल कर रहे हो आप। इसको डिक्लेरेटिव एक्ट भी कहते हैं या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इसके थ्रू क्या हुआ कि इसमें क्या कोशिश था कि जो टसल्स हो रहे थे, जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था सुप्रीम कोर्ट और सर्वेंट ऑफ कंपनी का, उसको सॉल्व किया गया। कैसे सॉल्व किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का जो पावर था उसको कम कर दिया गया, उसको लिमिट कर दिया गया, और तुम्हारा जो गवर्नर जनरल और उसको काउंसिल का पावर को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। यानी कि अब ये कुछ भी करेगा तो दे आर द नॉट रेस्पॉन्सिबल। दूसरा समझो, यानी कि सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट अब पूरी तरीके से इम्यून है, वो कुछ भी कर सकते हैं। यदि वो अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, वो अपना ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा है, वो अपना ड्यूटी को निभा रहा है, तो उस समय यदि गलत भी काम करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सू नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर नहीं ले सकता है उसको। आया समझ में? तो यहाँ से तुमको पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट का पावर को कम कर दिया गया और गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो मनमानी है और बढ़ते चला जाएगा यहाँ से। मगर इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट गौर करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर थे? 4 मेंबर्स थे। अब ये 4 मेंबर्स क्या हुआ कि 4 मेंबर्स का मतलब कि 4 + 1 5 हुआ ना। एक गवर्नर जनरल बैठे हुए हैं और टीम कितना है? 4 है, टोटल कितना हो गया? 5 हो गए। कहीं पे भी 3 हो गया उसका फैसला हो जाएगा। तो कहने का मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वीटो पावर नहीं था, वो ज़्यादा सबसे पावरफुल नहीं थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और इसकी वजह से बहुत कन्फ्लिक्ट हो रहा था। ये लोग चाह रहे थे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वीटो पावर मिले, मगर वीटो पावर नहीं मिला है अभी। वीटो पावर समझते हो ना? हाँ, मतलब सबसे पावरफुल कह सकते हो बनने का, यानी कि वो कुछ भी बोल दे तो उसका बात माना जाएगा, काउंसिल का बात नहीं माना जाएगा। मगर बाद में क्या होता है, अभी देखोगे आने वाले समय में, जो 4 काउंसिल में 4 मेंबर थे ना, उसको 3 कर दिया जाएगा। जब 3 कर दिया जाएगा तो गवर्नर जनरल के साथ कोई भी एक आ जाएगा तो वो डिसीजन हो जाएगा। फिर 2-2 हो गए। जैसे अभी देखते हो ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसमें कितने मेंबर है? 6 मेंबर है ना, 3 और 3 हो गया। आज इसमें तुम्हारा गवर्नर साहब है तो उसका डिसीजन माना जाता है उस टीम का। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में तुमको? क्या बोल रहे हैं? 6 मेंबर हुआ ना, 3 और 3 हो गया। और जिस टीम में 3 मेंबर्स में जिसमें गवर्नर है आरबीआई का, उसका बात माना जाएगा। तो ये सेम चीज़ बाद में होगा, 4 से 3 किया जाएगा और वीटो पावर गवर्नर को दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी गवर्नर वीटो पावर एंजॉय नहीं कर रहा है इसमें। ये भी एक लिमिटेशन है, देखते जाओ। तो ये तो हम समझ गए, सुप्रीम कोर्ट का पावर कम कर दिया गया, गवर्नर जनरल का आपको पूरी तरीके से इम्यून है।
हाँ देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 1781 के एक्ट में ये हुआ कि मुस्लिम जो केसेस है वो मुस्लिम जो अपना लॉज है शरिया लॉ उसके हिसाब से डील होगा, और जो हिंदू का अपना जो लॉ है धर्मशास्त्र उसके हिसाब से डील होगा। ये भी कर दे, क्योंकि बीच में ये लोग अपना बुद्धि लगाया है तो बहुत क्लैश हो गया, और ये लोग को नहीं बुझने आएगा। इंडिया में जो केसेस है कहाँ समझ में आएगा, बाहर से आया हुआ आदमी है, बात समझे। इसलिए इन लोगों को लगा कि नो, जो पहले से जो व्यवस्था चल रहा था वही व्यवस्था को कायम कर दो, धर्मशास्त्र इधर डाल दो और इधर तुम शरिया लॉ डाल दो अपना। तो देखो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 1781 का जो एक्ट है कहीं ना कहीं पहला अटेम्प्ट है भारत में, जिसके वजह से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग किया गया और सेपरेट किया गया और अपना ही अपना जुरिस्डिक्शन है। देखो इंडिया में भी जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा ही इंरीच करता है, सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा अंदर पहुंचता है तो उसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। सब तीनों का अपना अपना जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का अपना जुरिस्डिक्शन है, एग्जीक्यूटिव का अपना जुरिस्डिक्शन है और लेजिस्लेटिव का अपना जुरिस्डिक्शन है, सबका अपना अपना लक्ष्मण रेखा है ना जी, बिल्कुल। तो कह सकते हो कि इस एक्ट में पहली बार लक्ष्मण रेखा को खींचा गया कि सुप्रीम कोर्ट को इतना अधिकार और एग्जीक्यूटिव को इतना अधिकार, और आने वाले समय में इसी वजह से एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप होगा भारत में। ये हम्बल बिगिनिंग है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। पहले क्या होता था बच्चे लोग, पहले क्या होता था राजा महाराजा के टाइम में कि राजा ही जुडिशरी है, राजा ही एग्जीक्यूटिव है और राजा ही लेजिस्लेचर है। ये भी तो गलत चीज़ है, तो पावरफुल हो गया, ये गलत है। एक आदमी को इतना पावरफुल बनाओ तो मोनोपोली करेगा फिर, समझे। तो ये हम्बल बिगिनिंग है सेपरेशन ऑफ पावर का। हाँ थोड़ा इसमें देख लो, पॉजिटिव एस्पेक्ट देख लो इसका। इट वॉज द फर्स्ट स्टेट, यानी कि मैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का बात करूँ, क्योंकि जितना भी आया है, चाहे वो तुम्हारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो, ठीक है 81 वाला, आखिर वो 1773 को ही ठीक करने के लिए आया ना, उसी संबंधित है वो, बात समझे। देखो इससे पहले क्या बताएं, एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ठीक है, ये सब जितना भी आया है तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को ही ठीक करने के लिए आया है। तो थोड़ा इसका देखो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो, ये पहला स्टेप है जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर रहा है, उसके अफेयर्स को रेगुलेट कर रहा है फर्स्ट टाइम। दूसरा क्या है कि फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, यानी कि पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया कि ये ट्रेडिंग कंपनी ही नहीं है, ये क्या है पॉलिटिकल काम भी करेगा और ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करेगा, ये चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया। तभी तो ट्रेडिंग कंपनी अब सेमी सॉवरेन एंड पॉलिटिकल एंटिटी बन चुका है। रिकॉग्निशन मिला कि नहीं मिला कि वही करेगा, सर्वेंट लोग वही काम करेगा, बस वो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं रहेगा, वो करप्शन नहीं करेगा, समझे। और यहाँ से बच्चे लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्ट्री तैयार हुआ है। क्या होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर वाला कॉन्सेप्ट। कौन है सेंटर यहाँ पे, बंगाल है। क्यों, मद्रास और बॉम्बे को सॉवर्डिनेट किया गया ना, तो जो सबसे पावरफुल जो होगा प्रेसिडेंसी कौन सा होगा, कलकत्ता प्रेसिडेंसी होगा। तो पावर का सेंट्रलाइज करने का जो जर्नी ब्रिटिश का यहाँ शुरू हुआ, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में शुरू हुआ। क्यों, क्योंकि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, पहला बात ये है। और जो गवर्नर ऑफ मद्रास, जो गवर्नर ऑफ तुम्हारा बम्बई है, दोनों को सबऑर्डिनेट किया गया है। तो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो बिना पूछे हुए। इसका मतलब पावरफुल कौन है, सेंटर है, और सेंटर यहाँ पे क्या है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी। नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, देखो बिल्कुल मैंने बताया है। देखो नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है 1773 लैक, इसमें देखो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर थे, यहाँ देखो बच्चे लोग 4 मेंबर थे ना, गवर्नर जनरल एक आदमी 5 हुआ। देखो तो गवर्नर जनरल जो है वो पावरलेस अपने कलीग से सामने, एग्जीक्यूटिव मेंबर के सामने। क्यों, उसके पास वीटो पावर ही नहीं था। यदि उसको मन है कुछ करने का तो वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको पूछना पड़ता था अपने काउंसिल से, ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और दूसरी बात है कि हम तो बोल तो दी है कि बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों क्या होगा, सबऑर्डिनेट होगा। तो ऊपर से पूछना चाहिए ना। हम ये भी तो जानते हैं, मैसूर वार देखे, नीचे हम लोग मैसूर वार देखे, मराठा वार देखे, तो तुम लोग को नहीं दिखा क्या, अपने मन से काम कर रहा था नीचे ये लोग। कुछ भी ट्रीटी किया बिना पूछे हुए, कुछ भी पीस वाला ट्रीटी किया आपने बिना पूछे हुए, कुछ भी वार किया बिना पूछे हुए, तो भले ही नाम के लिए हो गया हो। ये लोग बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी कोई डिसीजन के लिए वेट नहीं कर रहा था ऊपर से। देखो वही चीज़ लिखा गया, प्रेसिडेंसी ऑफ मुंबई एंड मद्रास कंटिन्यू टू एक्ट ऑन
देयर डिस्क्रिप्शन, अपने मन से काम कर रहा था वो इमरजेंसी के टाइम में, वो वार कर रहा था, वो अलायंस कर रहा था, वो पीस कर रहा था, वो ट्रीटी कर रहा था बिना पूछे हुए। बिल्कुल, इसका रेफरेंस तुम लोग दे ही सकते हो मराठा का। अब देखो दूसरी बात है कि दुनिया भर का चीज़ बोल दिया कि सीओडी होगा, सीओडी बोला गया ना, हाँ सीओडी होगा जो कि तुम्हारा सिविल मिलिट्री वो सब चीज़ देखेगा। अब कायदे से क्या होना चाहिए कि जो रिपोर्ट गवर्नर जनरल और काउंसिल जो भेज रहा है तो पार्लियामेंट में वो होना चाहिए ना बैठक, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चेक होना चाहिए, वो भी चेक नहीं हो रहा था। देखो तो पार्लियामेंट्री जो कंट्रोल है बहुत ही इनफेक्टिव था स्टूडेंट, ठीक है। जो भी रिपोर्ट भेजता था गवर्नर जनरल के काउंसिल वो ठीक से चेक नहीं हो रहा था वहाँ पे, ये भी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है कि जो जनता त्राइमाम यहाँ पे कर रहा है डुअल एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से पहले, और अभी स्थिति जिसका बहुत ख़राब हो गया, फेमिन है, हाँ लोग मर रहे हैं, उसके लिए कुछ भी ख्याल नहीं किया गया इस रेगुलेटिंग एक्ट में। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स तो यही है उसका, एक्ट डिड नॉट एड्रेस द कंसर्न ऑफ द पीपल। हाँ बताओ, वही पीपल कंपनी को पैसा दे रहा है, वही पीपल कंपनी जो कि अब पॉलिटिकल कंपनी बन चुका है उसको टैक्स दे रहा है, और वो लोग स्टार्वेशन से बिना अनाज से मर रहा है, मगर ब्रिटिश को कोई मतलब नहीं है उससे। तो और हम जानते हैं कि आने वाले समय में भी बंगाल में बहुत फेमिन होगा जहाँ पे ब्रिटिश को कोई मतलब ही नहीं है। तो गलत न है जी, प्रजा के लिए आपने क्या किया इसमें, प्रजा के लिए तो कुछ भी नहीं है इसमें। जो लोग हैं वहाँ पे जो रह रहे हैं लोग, बंगाल के लोग, उसके लिए तो कुछ नहीं किया गया। तो ये भी सबसे बड़ा डिफेक्ट है इस एक्ट का, समझ गए ना। देखो वही चीज़ वहाँ पे लिखा है, पढ़ लेना बच्चे लोग, हर चीज़ बता दी है हम तुम लोग को। चलो तो ये हो गया तुम्हारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब देखेंगे हम लोग, और उसका एक्ट ऑफ अमेंडमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया ना वो 1781। कोई पूछेगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 किससे रिलेटेड है तो बता देना, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, उसका डिफेक्ट्स को खत्म करने के लिए आया है। अब यहाँ पे देखते हैं पिट इंडिया एक्ट। देखो उस समय ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर थे उसका नाम था विलियम पिट, तो विलियम पिट के नाम से ही ये तुम्हारा एक्ट आया है भारत में। अब ये क्यों आया, क्योंकि अभी भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, अभी भी उसमें शॉर्ट कमिंग्स है, अभी भी उसमें लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशन को ठीक करने के लिए फिर से एक नया एक्ट आ रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का क्या है, विलियम पिट है, उस समय की बात है। देखो कि कंपनी को अब कंट्रोल करना है, वही बात, क्योंकि कंपनी अब कंपनी नहीं रहा है स्टूडेंट, वो सेमी सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी बन चुका है। और दूसरी बात है कि मैनेजमेंट का जो इशू था, अभी भी मैनेजमेंट का इशू अभी भी बरकरार है, तो उसको ठीक करने के लिए लाया गया। देखो इसमें बहुत कुछ हुआ है, देखो यहाँ पे समझो, इसमें बहुत चेंज कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे तो वो तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेंगे, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, मगर जो उसके टीम थे, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल था, उसमें 4 मेंबर थे ना, 3 मेंबर कर दिया गया। देखो अब 3 मेंबर करने का मतलब क्या है कि गवर्नर जनरल बैठे हुए हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल हैं, उसके साथ 3 में कोई भी एक आ गया, हो गया डिसीजन, मान लिया जाएगा उस डिसीजन को। और दूसरी बात है वीटो पावर भी दे दिया गया इनको, दोनों ही चीज़, कि तुमको जो मन होता है तुम कर सकते हो गवर्नर जनरल को, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को वीक कर दिया गया। दूसरी बात है कि अभी तक तो हम सीओडी तो सुन रहे थे, नहीं सीओडी सुन रहे थे, एक नया बॉडी बनाया गया, बीओसी बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखो पहले सीओडी के अंदर दोनों ही चीज़ था, पॉलिटिकल पावर था, मिलिट्री पावर था, सिविल पावर था, कमर्शियल पावर, सभी कुछ था। अब वो सीओडी के अंदर से निकाल लिया गया, पॉलिटिकल पावर निकाल लिया गया। बच्चे लोग क्या बताएं, सीओडी पहले भी था ना 1773 में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाला चीज़, जिसमें शेयर होल्डर होगा ना, बिल्कुल, तो उसका क्या क्या था, सिविल अधिकार भी था उसको, मिलिट्री अधिकार भी था, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन सबको दे दिया गया था उसके अंदर। माँ ऐसा नहीं है। अब देखो एक और बॉडी बना है जिसको बोलते हैं बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या संभालेगा, पॉलिटिकल अफेयर्स। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो होगा डायरेक्ट ब्रिटिश से चुना हुआ आदमी होगा, पार्लियामेंट से, वहां से, यानी कि ब्रिटिश कंट्रोल करना चाह रहा है। समझो बात को विद्यार्थी, समझो बात को, यहाँ पे समझने वाला चीज है। बीओसी में जो मेंबर होगा वो क्राउन का रिप्रेजेंटेशन होगा, बात समझो, यानी कि वहाँ के जो क्वीन होंगे, वहाँ के जो किंग होंगे, उसके रिप्रेजेंटेशन होगा, वो संभालेगा पॉलिटिकल अफेयर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को भारत में। तो हम तो कह तो सकते हैं कि ब्रिटिश का खतरनाक दखल अंदाजी है वहाँ से। और जो खाली ट्रेड का बात हो, कमर्शियल का बात हो, तो उसके लिए सीओडी, और सीओडी को वही मतलब भी होना चाहिए, क्योंकि सीओडी क्या है, शेयर होल्डर सब है। तो देख रहे हो ना, जो सीओडी को जो एक्स्ट्रा पावर दे दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, वो पावर निकाल के अब सीओडी कहाँ तक केवल रहेगा, कमर्शियल इंटरेस्ट तक रहेगा।
मगर जो पॉलिटिकल का बात हो, एडमिनिस्ट्रेशन का बात हो, तो उसके लिए नया बॉडी बनाया गया, दैट इज बीओसी। बीओसी रिप्रेजेंट करेगा किसको? क्राउन को। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा किसको? कंपनी को। देख रहे हो ना कैसे सेपरेट हुआ है, और ये लंबा समय तक मेंटेन रहेगा स्टूडेंट को। तो बीओसी और सीओडी में कम्युनिकेशन गैप ना हो, उसके लिए एक कमेटी बनाया था, दैट्स कॉल्ड सीक्रेट कमेटी, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए दोनों में। कमर्शियल एक्टिविटी भी जरूरी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए बीओसी बनाया गया जो रिप्रेजेंट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को, क्राउन को रिप्रेजेंट करेगा। कमर्शियल एस्पेक्ट के लिए किसको बनाया गया? सीओडी को बनाया गया। ये दोनों में कम्युनिकेशन गैप ना हो, ये दोनों में है ना लिंक गैप ना हो, लिंक हो, दोनों में लिंक हो, उसके लिए सीक्रेट कमेटी बनाया गया। दोनों के बीच में सीक्रेट कमेटी होगा जो कि बात करेगा, समझे? देखो बच्चे लोग इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? डबल गवर्नमेंट कहते हैं। तो बच्चे लोग को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि डुअल एडमिनिस्ट्रेशन और डबल गवर्नमेंट में क्या अंतर है। तो ये डबल गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल अफेयर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा और कमर्शियल अफेयर्स कौन देखेगा? सीओडी देखेगा। ये जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था क्या बोलते हैं? डबल गवर्नमेंट बोलते हैं। कंफ्यूज कर जाओगे प्रीलिम्स में, मैं बता रहा हूँ। तुम लोगों को लगेगा कि रॉबर्ट क्लाइव का बात चल रहा है। नो, रॉबर्ट क्लाइव का बात नहीं कर रहे, ये पीट इंडिया एक्ट का बात कर रहे हैं हम। यही सिस्टम क्या है? डबल गवर्नमेंट का सिस्टम है। कह सकते हो कि अब इंडियंस का जो फेट है, जो भविष्य है, कंपनी तो कर ही रहा है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इनडायरेक्टली कर रहा है। क्यों? पॉलिटिकल अफेयर्स किसके अंदर है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर है। बात समझो ना? तो वो अपना हक जता रहा है आस्ते आस्ते, वो बहुत नज़दीक आना चाह रहा है। पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो इसमें, पॉजिटिव इसमें तुमको सब चीज़ दिखेगा, ब्रिटिश का इंटरेस्ट दिखेगा इसमें। पहली बार भारत में जितने भी कंपनी का टेरिटरी था, कंपनी का ही सब टेरिटरी था भारत में, वो सब कंपनी का जो टेरिटरी है उसको डिक्लेयर किया गया कि ये ब्रिटिश पोजीशन है, यानी कि अंग्रेज का है। ये अंग्रेज का होने का मतलब क्या हुआ? इंग्लैंड का है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिश का है। बात समझो कहाँ पहुँचा रहा है। वो तो इतना जो प्रयास किया था, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्रयास करके पूरा लिया है एरिया को। पहली बार इस एक्ट में कहा गया कि ये ब्रिटिश पोजीशन है भारत में। मीनिंग समझो उसका, नंबर 1। दूसरी बात क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स। सही बात है ना? कंपनी अफेयर्स के ऊपर भी रहेगा, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया में चल रहा है उसके लिए क्या बना दिया गया? बीओसी। अब बीओसी सीओडी के ऊपर है, और सीओडी और बीओसी के बीच में जो चैनल कम्युनिकेशन के लिए, लिंक के लिए क्या बनाया गया? सीक्रेट कमेटी। तो देख रहे हो ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल है। बीओसी है तो बीओसी कंट्रोल करेगा सीओडी को, बीओसी ऊपर है, सीओडी नीचे है, बीच में जो लिंक है कौन है? लिंक सीक्रेट कमेटी। और दूसरी बात है कि काउंसिल 4 मेंबर था पहले, 77 उसमें 3 किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को आराम से एक भी कोई मेंबर मिल गया तो उसको मेजोरिटी मिल गया, वो वीटो पावर अपना एक्सरसाइज कर सकता है, वो जो बोल दिया वही होगा बात। तो उसको और ईज प्रदान कर दिया गया, उसको और फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया गया है। तो इस देखो यही बोला गया है, शुरुआत तो हुआ था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी वाज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। देखो 1773 के बाद तुमको दिख रहा है कि ब्रिटिश का जो कंट्रोल है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है कंपनी के ऊपर, वो बढ़ते चला जा रहा है। और पीट इंडिया एक्ट में तो कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है तुम लोग को। कैसे दिख रहा है? पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटरी था उसको ब्रिटिश पोजीशन बताया गया, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे बीओसी बना दिया गया। बीओसी मतलब सीओडी से ऊपर है, वो डायरेक्ट कंट्रोल करेगा। तो इससे साफ साफ दिखता है स्टूडेंट, समझे? साफ साफ दिखता है कि ब्रिटिश का कंट्रोल बढ़ रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ रहा है कंपनी के ऊपर। नेगेटिव एस्पेक्ट देखो, नेगेटिव एस्पेक्ट अभी भी बहुत ज़्यादा है। क्या है? अब देखो गवर्नमेंट कितना कंट्रोल करेगी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कितना कंट्रोल करेगी और कंपनी कितना कंट्रोल करेगा, ये अभी भी एम्बिग्यूटी है। कभी ये चीज़, कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ऐसा एरिया को कंट्रोल कर रहा है जो कि उसके जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं, कभी कंपनी ऐसा एरिया कंट्रोल करे जो उसके जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं। जो पहले हो रहा था 1773 में, जो सुप्रीम कोर्ट और उसके बीच में हो रहा था ना, गवर्नर जनरल के बीच में, वो चीज़ तुमको यहाँ पे भी दिखेगा। तो प्रॉपर जुरिस्डिक्शन नहीं था, प्रॉपर सेपरेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन जो होना चाहिए वो नहीं था। देखो, द बाउंड्री बिटवीन द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड कंपनी पावर लैक्ड क्लैरिटी, समझे? और जो आपका जो होना चाहिए, बीओसी का काम क्या है, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या है, गवर्नर जनरल का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, काम क्या है, वो भी अभी भी एम्बिग्यूअस था, कन्फ्यूजन था। जब कन्फ्यूजन है तो फिर बाद में कुछ किया जाएगा, समझ रहे हो ना?
और दूसरी बात है बाबू BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके ऊपर तो आरोप लगता ही था नेपोटिज्म का, अपना ही चिंगड़ा लोगों को बैठा देता था। जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट हुआ, वो अपना ही आदमी को बैठा दिया वहाँ। तो नेपोटिज्म का मतलब क्या है? जहाँ पे नेपोटिज्म आएगा फिर वहाँ पे करप्शन होगा। नेपोटिज्म समझते हो ना, भाई भतीजावाद, अपने ही आदमी को बैठा देना। इसमें बहुत ही ग्रे एरियाज था स्टूडेंट, वही बात है। हाँ, जब अब मान लो कि अब किसके अंदर क्या है जुरिस्डिक्शन, उस चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्लिक्ट था। Thus, this act was full of grey areas, as boundaries could not be fixed and matters were subjective. यानी कि बहुत ही सब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव मतलब क्या है कि हाँ ये इसके अंदर आएगा, चलो ठीक है तुम कर लो, अच्छा ये जुरिस्डिक्शन तुम्हारे अंदर आएगा, फिर बोला नहीं नहीं तुम्हारे अंदर नहीं मेरे अंदर आएगा। इस तरह बड़ा ही कन्फ्यूजन था। ठीक है, तो कहने का मतलब जो लक्ष्मण रेखा है BOC का, COD का और GG का, गवर्नर जनरल का, वो कहीं ना कहीं तुम्हारा एम्बिग्यूअस है, क्लियर नहीं है। अब दूसरी बात देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट लीगली एंड मोरली रिस्पॉन्सिबल टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ लोकल्स पीपल इन ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरी। अब उसको क्या रियलाइज़ हुआ कि ठीक है इतना कुछ तो ताम झाम किए हैं अपने लिए, अब टाइम आ चुका है कि जो हमारे जो प्रजा है, हमारे जो लोग हैं वहाँ पे जहाँ पर हम कंट्रोल करें, उसके लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है। अभी लेट नींद खुला है इसको, लेट नींद टूटा है ये लोग का, समझ रहे हो ना। तो अब जो वहाँ पे ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरी में अब ये लोकल पीपल का भी कंसर्न देखेगा, इस तरह का इसका सोच विचार हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इतना दिन तक झाल बजा रहा था ये लोग। समझ में आ रहा है तुम लोग को क्या बोल रहे हैं? बात समझो ना, कनेक्ट करो केवल। अभी केवल देखो बाबू, उसका नज़र क्या है, अर्जुन का नज़र कहाँ पे है? चिड़िया पे है, उसका नज़र अभी इंडिया पे है। बात समझो, अभी पहले लो ना, पहले चिड़िया लो पहले, उसके बाद फिर वृक्ष देखा जाएगा ठीक से, है ना। फिर चिड़िया का घोंसला भी देखा जाएगा, उसको फिर सुरक्षा भी देना होगा। तो पहले तो टैक्टिक्स देखो ना ब्रिटिश का। ब्रिटिश देखो बहुत स्लो किया है काम, हड़बड़ाया नहीं है ब्रिटिश, जल्दबाजी नहीं किया ब्रिटिश ने, वेट एंड वॉच पॉलिसी। ये पागल की तरह पोर्टुगीज की तरह नहीं था ये। देख रहे पोर्टुगीज देखे थे ना तुम लोग। अच्छा, अब ये तुमको दिखेगा ये चीज़, देखो यहाँ पे तो सप्लीमेंट्री एक्ट ऑफ 1786 आया, ये भी आया वही 1773 का जो डिफेक्ट्स है उसको ठीक करने के लिए दुनिया भर का आ गया ना। 81 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, क्विट इंडिया एक्ट अभी पर है 84 का, अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ। तो अभी फिर से 1786 में फिर एक सप्लीमेंट्री एक्ट आ रहा है। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को, उसमें जो डिफेक्ट्स था उसके अंदर, उसको ठीक करने के लिए दुनिया भर का आ रहा है। देखो फिर से ये आया ये सप्लीमेंट्री एक्ट 1786, ताकि जो डिफेक्ट्स अभी बचा उसको ठीक करना। और बच्चे लोग यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। इसमें जो गवर्नर जनरल है उसका पोजीशन सबसे सुप्रीम बता दिया गया। नाउ ही गॉट रियल वीटो पावर। क्या होता है काउंसिल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसिल? कुछ नहीं होता काउंसिल। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस बोल दिया वही बात रहेगा। कॉर्नवालिस आगे देखो यहाँ पे समझो बात को। गवर्नर जनरल वाज गिवन द पावर टू ओवरराइड द काउंसिल टू हैसन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड वाज मेड कमांडर इन चीफ। समझ में आ गया? तीन आदमी कुछ भी बोलते रहे, कोई फर्क नहीं है। गवर्नर जनरल हर एक आदमी का बात को नज़रअंदाज कर सकता है काम करने के लिए, प्रोसेस को तेज़ी से रखने के लिए। कई बार होता है ना इमरजेंसी के टाइम में आपको डिसीजन क्विक लेना पड़ता है, उसके लिए गवर्नर जनरल को पूरा सुप्रीम वीटो पावर। और दूसरी बात है कि गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ बनाया गया। देखो अभी भारत में है कि नहीं है? प्रेसिडेंट हमारे कमांडर इन चीफ है कि नहीं है? प्रेसिडेंट के अंदर ही सभी आर्मी है, प्रेसिडेंट के अंदर ही नेवी है, प्रेसिडेंट के अंदर ही तुम्हारा एयरफोर्स है। तो कमांडर इन चीफ, देखो ये पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सप्लीमेंट्री एक्ट 1786 ही है जिसके अंतर्गत कमांडर इन चीफ का स्टेटस बनाया गया और गवर्नर ऑफ जनरल के नीचे रहेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ देखो, अब देखो अभी भी ना ये लोग पब्लिक सर्वेंट जो आ रहा है ना इंडिया में काम करने के लिए ब्रिटेन से उठ के, ये लोग अभी भी चोरी कर रहा है, करप्शन कर रहा है। उसके लिए देखो और प्रोविज़न है कि जितने भी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स भारत में काम करेंगे वो सब मतलब यानी कि ज्वाइन करने के बाद, पोस्ट को ज्वाइन करने के बाद 2 मंथ में सब अपना बताएंगे कितना कितना उसका प्रॉपर्टी है। इलेक्शन के टाइम में भी होता है ना, जब अब इलेक्शन के टाइम में कोई कैंडिडेट लड़ना चाहता है इलेक्शन, तो उसको अपना डिस्क्लोज करना पड़ता है। बिल्कुल। तो यदि आप यहाँ पे सिविल ऑफिसर बनना चाहते हो, मिलिट्री ऑफिसर बनना, तो ठीक है, 2 महीना के बाद आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपके पास कितना जायदाद है। तो देखो यही बात है करप्शन को रोकने के लिए। इसका मतलब करप्शन चल रहा होगा तभी तो किया होगा।
एंड सीवियर, यदि कोई करप्ट ऑफिसर है, कोई करप्शन प्रैक्टिस कर रहा है, कोई भी ऑफिसर, सीवियर पनिशमेंट होगा जी, समझे। तो ये 1786 का जो सप्लीमेंट्री एक्ट है, इसी के थ्रू करने वाली सबसे फर्स्ट इफेक्टिव रूलर ब्रिटिश इंडिया के बने हैं। अब इसके पास फुल पावर है, बाबू बीओसी को भी कंट्रोल और सीओडी को भी कंट्रोल और कमांडर इन चीफ भी है। देखो बहुत पावरफुल बन गया ना लॉर्ड कर्नवालिस, बहुत पावरफुल बन जाएगा, समझे ना। हम अंडर सॉरी हम गलती बोल दिया, गवर्नर, देखो गवर्नर जनरल नीचे रहेगा, उसके ऊपर सीओडी रहेगा और उसके ऊपर बीओसी रहेगा और इधर ब्रिटिश पार्लियामेंट रहेगा। बात समझो, गवर्नर जनरल सबसे पावरफुल है इंडिया में पोस्ट, जो एग्जीक्यूटिव है। अब वो काउंसिल का बात नहीं मानेगा, उसके ऊपर जो शेयर होल्डर है कंपनी का, वो अभी भी सीओडी है, तो सीओडी तो हमेशा सीओडी के नीचे ही रहेगा। और सीओडी किसके नीचे है? बीओसी के अंदर। अब बीओसी को कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, ये बोलना चाह रहा हूँ, सॉरी गलती कर दी है। कर्नवालिस बहुत ही पावरफुल ब्रिटिश रूलर बने हैं, जो कि बीओसी के नीचे और सीओडी के नीचे काम करेंगे, मगर एग्जीक्यूटिव में तो सबसे पावरफुल बन गया ये। अब इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सुनने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। हाँ देखो जो बताएं सब वही चीज़ है वहाँ पे। देखो डबल गवर्नमेंट क्या है, थर्ड पढ़ा रहे हैं, ज्वाइंट गवर्नमेंट ऑफ कंपनी एंड क्राउन, वही सीओडी और बीओसी। आया समझ में स्टूडेंट, जो क्विट इंडिया एक्ट में आया था। हाँ इसमें बिल्कुल मुझे एक चीज़ बताना है कि, अच्छा ये मुझे बताना है, देखो ये लास्ट ही है टॉपिक, इसलिए मुझे इसका बताना है तुम लोग को। कंपनी वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सही बात है। कंपनी को कौन रिप्रेजेंट करेगा? सीओडी रिप्रेजेंट करेगा। और क्राउन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? जो नया बॉडी बना है बीओसी करेगा, सही बात है। एक सीक्रेट कमेटी होगा, हाँ, जो तुम्हारा लिंक क्रिएट करेगा सीओडी और बीओसी के बीच में, सही बात है, कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो इसलिए। तो कह सकते हो कि क्विट इंडिया एक्ट में कहीं ना कहीं डबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी कि कंपनी और क्राउन दोनों ही मिल के चला रहा है यहाँ पे, क्योंकि बीओसी तो फिर क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है और सीओडी तुम्हारा कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। एग्जीक्यूटिव देखो जो काउंसिल है उसका मेंबर कम हुआ है ना, 4 से 3 हुआ है। देखो 5 नंबर, देखो तुम्हारे मन में सवाल होना चाहिए कि आखिर बीओसी के पास क्या क्या काम था। हालांकि बीओसी और सीओडी में जानते हो कि बहुत ही एम्बिग्यूटी था तुम्हारा जुरिस्डिक्शन को लेके, मगर बीओसी के अंदर क्या क्या कार्य है ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल अफेयर्स पूरा बीओसी देखेगा, जो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरी बात है कि सिविल, मिलिट्री, गवर्नमेंट, रेवेन्यू, ब्रिटिश पोजीशन डिक्लेयर हो चुका है ना इस एक्ट में, कि जितना भी कंपनी का टेरिटरी है वो सब ब्रिटिश पोजीशन का है। तो ब्रिटिश पोजीशन में जितने भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, जितने भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, सब बीओसी देखेगा। गिवन फुल एक्सेस टू कंपनी रिकॉर्ड, यानी कंपनी का जो भी रिकॉर्ड है, यानी कि सीओडी के पास जो भी है वो सब बीओसी के अंदर आएगा। बीओसी पूरा चेक करेगा, कंपनी पे भी रेगुलेट करेगा बीओसी। इट हैड द पावर टू सेंड गवर्नर्स टू इंडिया एंड फुल ऑथोरिटी टू अल्टर देम। बताओ बीओसी ही बच्चे लोग गवर्नर भेजेगा भारत में, बात समझे। बीओसी डिसाइड करेगा कौन बनेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कौन बनेगा गवर्नर ऑफ मद्रास, कौन बनेगा गवर्नर ऑफ बम्बई, वो बीओसी को पॉलिटिकल अफेयर से डिसाइड करेगा। इट हैड द पावर टू सेंड गवर्नर्स टू इंडिया एंड फुल ऑथोरिटी टू अल्टर देम, कभी भी निकाला भी जा सकता है। इंपॉर्टेंट ये है बीओसी के अंदर है कौन सा। देखो चांसलर ऑफ एक्सचेकर है, क्या होता है चांसलर ऑफ एक्सचेकर, यानी कि अभी के हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर उसके अंदर है, जो फाइनेंस पे काम कर रहा है, समझे। प्राइवी काउंसलर्स है, प्राइवी काउंसलर मतलब क्या है कि एक्सपर्ट लोग, एडवाइस देने वाले लोग का एक समूह है, कमेटी है, जो एक्सपर्ट दे रहा है। हालांकि ये व्यवस्था पहले मोनार्की सिस्टम में देखा जाता था। प्राइवी काउंसिल मोनार्की सिस्टम में क्या होता था कि एक टीम होता था और वो एडवाइस देता था राजा को, पहले का व्यवस्था ये था। इसलिए प्राइवी काउंसिल, क्योंकि आखिर इंग्लैंड भी तो राजा वाला ही शासन चला है, अभी भी देखते हो वहाँ पे किंग है कि नहीं है, हाँ समझ गए ना। प्राइवी काउंसिलर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब एक स्टेट का जो सबसे हेड है, एसओएस, जो कि जानोगे आने वाले समय में एसओएस का भी पोस्ट स्थापित किया जाता है भारत में। तो कहने का मतलब बीओसी बहुत ही सुप्रीम कंट्रोलिंग बॉडी है, ये सबसे ऊपर का जो बॉडी है वो बीओसी ही है, उसके नीचे क्या है सीओडी है। बीओसी और सीओडी के बीच में लिंक रहे इसलिए सीक्रेट कमेटी, और सीओडी के नीचे गवर्नर जनरल से, और काउंसिल का वैल्यू तो अब घट ही गया, जो बात समझ गए ना। हाँ कंप्लीट कर दिए हैं स्टूडेंट, देखो ठीक से। तो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 1765 कंप्लीटेड, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कंप्लीटेड, उसमें जो भी आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, सप्लीमेंट्री है, वो देख चुके हैं हम लोग, करेक्ट। एंड क्विट इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है,
क्योंकि कंपनी का जो टेरिटरी है वो अब क्या बन गया, ब्रिटिश पोजीशन बन गया भारत में। समझ गए, कंप्लीटेड।